जीव विज्ञान की एनसीईआरटी किताब का अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम सीधे इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, पौधों की जो बाहरी संरचना होती है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल, इनको समझना सिर्फ कुछ वैज्ञानिक शब्दों को रटने का काम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। हम रोज पौधों को देखते हैं, है ना, लेकिन उनकी बनावट के पीछे का जो सटीक विज्ञान है उसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ, ये असल में प्रकृति की वो शानदार इंजीनियरिंग है जो लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद आज हमारे सामने है। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस इंजीनियरिंग को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करें। और एक शिक्षक के नज़रिए से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं और ख़ास तौर पर नीट, मेरा मतलब है NEET, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए जमीन के नीचे से शुरुआत करते हैं। पौधे का वो फाउंडेशन जो हमारी नजरों से छिपा रहता है, यानी जड़। जड़ का काम सिर्फ पौधे को मिट्टी में सीधा खड़ा रखना नहीं होता, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। लेकिन आमतौर पर जब हम जड़ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ही जैसी तस्वीर बनती है। हाँ। पर अगर गहराई से देखा जाए तो जड़ें भी कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे वो मूसला मूल तंत्र, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। जी, टैप रूट ये कैसे काम करता है? इसको समझने के लिए ना किसी पुरानी और मजबूत इमारत के मेन पिलर की कल्पना कीजिए। अच्छा। ज्यादातर जो द्विबीजपत्री या डाइकॉट पौधे होते हैं, उनमें जब बीज अंकुरित होता है तो मूलांकुर निकलता है। बिल्कुल, वो मूलांकुर यानी रेडिकल, वो लगातार लंबा होकर एक प्राथमिक मूल बनाता है। ये जड़ सीधी गहराई में जाती है ताकि जमीन के बहुत नीचे से पानी खींच सके। हाँ, और पौधे को मजबूत पकड़ दे सके। सरसों का पौधा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अगर सरसों में एक मेन पिलर जैसी जड़ है तो फिर गेहूं या घास जैसे पौधों में जड़ें इतनी अलग क्यों दिखती हैं? उन्हें उखाड़ना बहुत आसान होता है। और उनमें कोई एक मुख्य जड़ नजर भी नहीं आती। हाँ, ऐसा क्यों? देखिए, इस अंतर के पीछे एक बड़ा विकासवादी कारण है। इसे झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं, यानी फाइब्रस रूट। जी, जो ज्यादातर एक बीजपत्री या मोनोकॉट पौधों में मिलता है, जैसे गेहूं। इनमें होता क्या है कि जो प्राथमिक मूल निकलती है ना, वो बहुत कम उम्र की होती है। मतलब वो जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, और उसकी जगह तने के बिल्कुल आधार से बहुत सारी पतली पतली जड़ें एक गुच्छे की तरह निकल आती हैं। अच्छा, क्योंकि इन पौधों को जमीन की ऊपरी सतह को मजबूती से जकड़ना होता है। बिल्कुल, ये जालीदार संरचना मिट्टी के कटाव को रोकती है और बारिश की हल्की फुहार पड़ते ही तुरंत पानी सोख लेती है। ये तो बहुत ही तार्किक डिजाइन है। लेकिन एक तीसरा प्रकार भी तो है जो मतलब जीव विज्ञान के नियमों को थोड़ा तोड़ता हुआ सा रखता है, अपस्थानिक मूल। एडवेंटिशियस रूट्स। हाँ, ये बीज के मूलांकुर से निकलने के बजाय पौधे के किसी भी हिस्से से निकल आती है। आप इसे प्रकृति का प्लान बी मान सकती हैं। प्लान बी? हाँ, कभी कभी पौधे को सिर्फ जमीन के नीचे से नहीं बल्कि बाहर से भी सपोर्ट चाहिए होता है। बरगद के पेड़ का उदाहरण लीजिए। उसकी लटकती हुई जड़ें। बिल्कुल, उसकी भारी भरकम शाखाओं को सहारा देने के लिए शाखाओं से ही जड़ें निकलकर जमीन की तरफ लटकने लगती हैं, खंबे की तरह। और जो घास जमीन पर फैलती है उसमें भी जगह जगह तने से जड़ें निकलती हैं। हाँ, ताकि वो तेजी से फैल सके। परीक्षाओं के लिहाज से बरगद और घास दोनों अप्रसानिक मूल के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब जड़ों के इन प्रकारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक अकेली जड़ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसे अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, मूल के क्षेत्र। और ये हिस्सा नीट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नीचे से ऊपर की ओर एक क्रम में समझना चाहिए। यानी सबसे निचले सिरे से? जड़ का सबसे निचला सिरा बहुत कोमल होता है। जब वो मिट्टी और पत्थरों के बीच से रास्ता बना रहा होता है तो उसे घर्षण से बचाने के लिए सिरे पर मूल गोप होता है। रूट कैप, एक तरह का हेलमेट। एकदम सही, ये हेलमेट सुरक्षा करता है और इसके ठीक पीछे असली काम हो रहा होता है, मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र। जी, रूट कैप से कुछ ही मिलीमीटर ऊपर। इसे कोशिका निर्माण की फैक्ट्री समझ लीजिए। यहाँ की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, दीवार पतली होती है और जीव द्रव्य बहुत सघन होता है। ये लगातार विभाजित होती रहती हैं। और जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो इसके ठीक ऊपर वाले हिस्से में जाती हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र में, इलोंगेशन रीजन। यहाँ कोशिकाएं तेजी से अपनी लंबाई बढ़ाती हैं और इसी वजह से जड़ असल में मिट्टी में गहराई तक जाती है। इसके बाद आता है परिपक्वन क्षेत्र,
और यहाँ पर एक ऐसा कीवर्ड है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, मूल रोम। रूट हेयर्स, ये इस पूरी प्रणाली का सबसे अहम हिस्सा है। परिपक्वन क्षेत्र में बाह्य त्वचा की कोशिकाएं बहुत ही पतले धागे जैसे रोमों में बदल जाती हैं, जो एक स्पंज की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। इनका मेन काम मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को सोखना है। मूल रोम जितने ज्यादा होंगे, सतह का क्षेत्रफल उतना बढ़ जाएगा और पानी सोखने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब पानी सोख लिया तो उसे ऊपर पत्तियों तक ले जाने के लिए एक हाईवे की जरूरत है। यहीं से हम जमीन के ऊपर आते हैं, तने पर। तना पौधे का वो मुख्य अक्ष है जो शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को संभालता है। तने की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी गांठ और पोरियां, नोड्स और इंटरनोड्स। हाँ, तने का वो हिस्सा जहां से पत्तियां या नई शाखाएं निकलती हैं उसे गांठ कहते हैं। ये हाईवे के जंक्शन की तरह है। और दो गांठों के बीच का जो सीधा रास्ता है वो पोरी है। बिल्कुल। तना नीचे से पानी ऊपर ले जाता है और पत्तियों में बना भोजन बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। पत्तियों का जिक्र आते ही दिमाग में प्रकृति के सोलर पैनल की तस्वीर बनती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, पत्ती की संरचना। एक सामान्य पत्ती के 3 मेन भाग होते हैं। पहला है पर्णाधार या लीफ बेस, जिससे पत्ती तने से जुड़ती है। दूसरा है पर्णवृंत यानी पेटियोल। ये वो डंठल है जो पत्ती को हवा में साधे रखता है। इसका लचीला होना जरूरी है ना, ताकि हवा चलने पर पत्ती हिल सके। बिल्कुल, ताकि उसे ताजी हवा मिले। और तीसरा सबसे प्रमुख भाग है स्तरिका या लैमिना, पत्ती का हरा चपटा हिस्सा। इसी पर सोलर पैनल की तरह रोशनी पड़ती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प टर्म आता है, पर्णवृंतल्प या पल्वेनस। हाँ, ये कुछ खास पौधों में ही क्यों मिलता है? ये एग्जाम में अक्सर आता है। कुछ लेग्यूमिनी पौधों में, मतलब दालों के पौधों में, पत्ती का पर्णाधार फूलकर थोड़ा मोटा हो जाता है। इसी फूले हुए हिस्से को पर्णवृंतल्प कहते हैं। एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह? हाँ, या सूजे हुए टखने की तरह विजुअलाइज कर लीजिए। ये पत्तियों की गति और उनके झुकाव को कंट्रोल करता है। और पत्ती की इस तरीका को अगर हम धूप की तरफ करके देखें तो नसों का एक जाल दिखता है। इसे शिराविन्यास कहते हैं। वेनेशन। हाँ, ये सिर्फ आकार नहीं देता, बल्कि पौधे की प्रजाति का बड़ा सुराग भी देता है। शिराविन्यास पत्ती को कंकाल जैसी मजबूती देता है और पानी का परिवहन करता है। ये 2 तरह का होता है। पहला जालिका शिराविन्यास यानी रेटिक्यूलेट, जिसमें शिराएं पूरा जार बनाती हैं, शहर की सड़कों की तरह। जी, और ये द्विबीजपत्री पौधों की मुख्य पहचान है। और दूसरा प्रकार एक बीजपत्री पौधों में मिलता है, समानांतर शिराविन्यास, पैरेलल वेनेशन। इसमें शिराएं एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर चलती हैं, हाईवे की लेन्स की तरह। केले या गेहूं के पत्ते को देखिए। तो विद्यार्थियों के लिए ये एक शॉर्टकट है। अगर पत्ती में जाल है तो बीज में 2 दालें होंगी, और अगर रेखाएं समानांतर हैं तो बीज एक बीजपत्री होगा। बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है ये। और तने पर पत्तियों के लगने का जो क्रम है, पर्णविन्यास या फाइलोटैक्सी, वो भी बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। प्रकृति का डिजाइन सच में कमाल का है। इसका मेन उद्देश्य है कि हर पत्ती को भरपूर धूप मिले। पर्णविन्यास के 3 प्रकार हैं। पहला एकांतर यानी ऑल्टरनेट, जहां हर गांठ पर सिर्फ एक पत्ती लगती है। हाँ, और अगली पत्ती तने की दूसरी तरफ से निकलती है। गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार सम्मुख है, ऑपोजिट। इसमें एक ही गांठ से 2 पत्तियां एक साथ निकलती हैं और बिल्कुल आमने सामने होती हैं। आंख और अमरूद में बहुत साफ दिखता है। और तीसरा प्रकार चक्करदार या वर्ल्ड, जब एक गांठ से 2 से ज्यादा पत्तियां निकलें और तने के चारों ओर एक चक्र बना लें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डेविल ट्री यानी एल्स्टोनिया है। पत्तियों की इस व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं उस हिस्से पर जो पौधे का जनन केंद्र है, पुष्प और पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब है कि शाखा पर फूल किस क्रम में लगे हैं। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो फूल असल में एक रूपांतरित प्ररोही है जो लैंगिक जनन के लिए बना है। पुष्पक्रम के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है असीमाक्षी, रेसमॉस, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती, वो बढ़ता रहता है। इसमें फूल किनारों में अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। अग्राभिसारी क्रम मतलब सबसे पुराने और खिले हुए फूल नीचे होते हैं और ऊपर जाने पर नए फूल और कलियां मिलती हैं। एकदम सही। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है ससीमाक्षी या साइमोस पुष्पक्रम में। इसमें मुख्य अक्ष फूल पर खत्म हो जाता है। हाँ, वृद्धि सीमित होती है। इसमें फूल तलाभिसारी क्रम में लगते हैं, मतलब सबसे पुराना फूल सबसे ऊपर या बीच में होगा और नए फूल उसके नीचे से निकलेंगे।
फूलों की बनावट को समझने के लिए सममिति या सिमेट्री को समझना भी जरूरी है। सममिति के आधार पर फूलों को दो भागों में बांटते हैं, त्रिज्य सममिति और एक व्यास सममिति। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। विजुअलाइज करना बहुत आसान है। त्रिज्य सममिति एक गोल पिज्जा की तरह है। केंद्र से गुजरने वाली किसी भी रेखा से दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, जैसे सरसों, धतूरा और मिर्च। हाँ, लेकिन एक व्यासम सममिति इंसान के चेहरे की तरह है, जिसे केवल एक ही मध्य रेखा से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। मटर, गुलमोहर और सेम इसके सटीक उदाहरण हैं। यहाँ एक ऐसा विषय आता है जो अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है और नीट में बहुत पूछा जाता है। फूल के अंदर अंडाशय की स्थिति, ओवरी की पोजीशन, ये बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पुष्पासन या थैलेमस पर अंडाशय की स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियां हैं। पहली है अधोजायांगता या हाइपोगाइनस। इसमें अंडाशय राजा की तरह सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। बिल्कुल, बाकी सभी हिस्से उसके नीचे से निकलते हैं। इसलिए इस अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर कहते हैं। सरसों, गुड़हल और बैंगन इसके उदाहरण हैं। तो दूसरी स्थिति में, जिसे परिजायांगता कहते हैं, अंडाशय की स्थिति क्या होती है? परिजायांगता में पुष्पासन का आकार एक प्याले या कप जैसा हो जाता है। अंडाशय बिल्कुल मध्य में होता है और फूल के बाकी हिस्से उस प्याले के किनारे से निकलते हैं, लगभग अंडाशय के बराबर ऊंचाई से। हाँ, तो अंडाशय न पूरी तरह ऊपर होता है न नीचे, इसलिए इसे आधा अधोवर्ती कहा जाता है। गुलाब, आड़ू और बेर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और तीसरी स्थिति है अधिजायांगता या एपिगाइनस। यहाँ अंडाशय बिल्कुल नीचे छिप जाता है, जैसे किसी बंकर में हो। बहुत अच्छी तुलना है। इसमें पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और अंडाशय को घेरकर जुड़ जाते हैं, और फूल के बाकी हिस्से उसके ऊपर से निकलते हैं। जी, इसलिए अंडाशय पूरी तरह से अधोवर्ती या इंफीरियर माना जाता है। अमरूद, घिया और सूर्यमुखी के अर्पुष्पक इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब अगर हम फूल के भागों को अलग अलग करके देखें तो 4 मुख्य चक्र दिखते हैं: कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जयांग। कैलिक्स बाहरी हरा हिस्सा है जो कली की रक्षा करता है। कोरोला रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं। और इन बाह्य दलों और दलों के कली अवस्था में एक दूसरे के साथ लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। एस्टिवेशन। इसे समझने के लिए एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बंद करने के तरीकों के बारे में सोचिए। इसके 4 प्रकार हैं। पहला, कोरस्पर्शी या वॉल्वेट, जहां पंखुड़ियों के किनारे एक दूसरे को सिर्फ छूते हैं, चढ़ते नहीं, जैसे कैलोट्रोपस में। दूसरा है व्यावर्तित या ट्विस्टेड, जहां एक पंखुड़ी का किनारा अगली को ढकता है, एक भंवर की तरह, जैसे गुड़हल और कपास। तीसरा है कोरछादी या इम्ब्रिकेट, जहां पंखुड़ियां एक दूसरे को ढकती तो हैं लेकिन किसी विशेष क्रम में नहीं, जैसे गुलमोहर में। और चौथा प्रकार वैक्सिलरी विन्यास, जो मटर और सेम में होता है। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी पंखुड़ी होती है जिसे मानक कहते हैं। वो 2 छोटी पार्श्व पंखुड़ियों को ढकती है और वे अंदर की 2 सबसे छोटी पंखुड़ियों को ढकती हैं। फूल के जनन अंगों की बात करें जी। तो जायांग के अंदर अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर बीजांड। ये बीजांड जिस क्रम में लगे होते हैं उसे बीजांड न्यास कहते हैं। प्लेसेंटेशन। इसे समझने के लिए रसोई घर में किसी फल या सब्जी को काटने की कल्पना कीजिए। जैसे मटर की फली को खोलें या टमाटर को काटें। बिल्कुल। मटर में सारे बीज एक किनारे पर लाइन में लगे होते हैं। ये सीमांत या मार्जिनल बीजांडन्यास है। और टमाटर या नींबू में बीज केंद्र में एक अक्ष पर लगे होते हैं। ये स्तंभीय है। इसी तरह भित्तीय में बीज परिधि या दीवार पर लगे होते हैं, जैसे पपीते में। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब जनन प्रक्रिया पूरी होती है तो अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज में। यहाँ अष्ठिल फल या ड्रूप का कॉन्सेप्ट बड़ा रोचक है। आम और नारियल दिखने में इतने अलग हैं, हाँ। फिर भी दोनों अष्टिल फल हैं। ये विकासवाद का एक शानदार उदाहरण है। अष्ठिल फल में 3 परतें होती हैं: बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंदर एक सख्त अंतःफल भित्ति जो बीज की रक्षा करती है। आम में तो हम वो गूदेदार मध्य फल भित्ति खाते हैं, लेकिन नारियल में हम ऐसा कुछ नहीं खाते। क्योंकि नारियल ने खुद को समुद्र यात्रा के लिए अनुकूलित किया है। उसकी मध्य फल भित्ति गूदेदार होने के बजाय रेशेदार होती है, ताकि वो हल्का हो और पानी में तैर सके। हाँ, ताकि बीज एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक सुरक्षित पहुंच सके। बीजों की संरचना भी मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग होती है।
खासकर मक्का के बीज की संरचना परीक्षाओं के लिए एक हॉट टॉपिक है। मक्का एक बीजपत्री बीज का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भ्रूणपोष बहुत बड़ा होता है। सबसे खास बात है कि भ्रूणपोष की बाहरी परत एक विशेष प्रोटीन से ढकी होती है, एल्यूरोन सतह। ये कीवर्ड याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा मक्के के भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र होता है जिसे स्कूटेलन कहते हैं। वनस्पति विज्ञानियों ने इन सभी जटिलताओं को लिखने के लिए एक स्मार्ट तरीका निकाला है, पुष्पीय सूत्र। फ्लोरल फॉर्मूला, ये वनस्पति विज्ञान की अपनी कोडिंग भाषा है। कुछ संकेतों से पूरे फूल का नक्शा खींच दिया जाता है। जैसे प्लस का निशान बताता है कि फूल त्रिज्य सममिति है, और द्विलिंगी चिन्ह बताता है कि फूल द्विलिंगी है। अंग्रेजी का के कैलिक्स को, सी कोरोला को, ए पुमंग को और जी जायांग को दर्शाता है। और जी के नीचे लाइन हो तो अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है। इसी सूत्र से हम पौधों के कुल का वर्णन कर सकते हैं, जैसे आलू कुल यानी सोलनेसी। सोलनेसी का आर्थिक महत्व समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे खाने का बड़ा हिस्सा है। टमाटर, बैगन, आलू, मसाले में जो तीखापन है, मिर्च, वो भी इसी कुल से है। और यही कुल हमें औषधियां भी देता है। अश्वगंधा, बेलाडोना, यहाँ तक कि तंबाकू भी इसी कुल का है। प्रकृति ने ये रसायन असल में कीटों से बचने के लिए बनाए थे, जिनका आज हम उपयोग करते हैं। हमने जड़ों की गहराई से लेकर तने के हाईवे, पत्तियों के सोलर पैनल और फूलों की ज्यामिति तक पौधों की पूरी आकारिकी को विस्तार से समझा। पौधों ने अपने पर्यावरण और कीटों के अनुसार खुद को इतना सटीक ढाला है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात है। आज जलवायु परिवर्तन से तापमान इतनी तेजी से बदल रहा है, मौसम बिगड़ रहे हैं। जिन कीटों के अनुसार पौधों ने खुद को ढाला था, उनकी प्रजातियां कम हो रही हैं। तो क्या पौधों की ये जटिल आकारिकी भविष्य में खुद को इतनी तेजी से अनुकूलित कर पाएगी? क्या आने वाले दशकों में इन पुष्पीय संरचनाओं में इतना बदलाव आएगा कि हमें वनस्पति विज्ञान के इन सूत्रों को फिर से लिखना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर जिज्ञासु मन को सोचना चाहिए।